करके आती है, लेकिन स्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं है। अनुकूल इस संदर्भ में नहीं है क्योंकि विद्यार्थी का जो उद्देश्य है वह है नौकरी पाना, और ऐसी विषम परिस्थिति में अगर पीएचडी करने के बाद सुनिश्चित हो जाए कि ये प्राध्यापक ही बनेंगे तो मैं समझता हूं उसमें गुणवत्ता का विकास होगा। ये बात फादर कामिल बुल्के अपने शोध विषयक संगोष्ठी में बात उन्होंने रखी थी कि विद्यार्थी जो है अंत तक, जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक वह निराशा की घड़ियों में घूमता है। इसलिए आवश्यकता है कि अगर शोध की दशा और दिशा सुधारनी है, चाहे शास्त्रीय शोध हो या सामान्य शोध हो, तो विद्यार्थी क्योंकि प्रवेश परीक्षा, नेट, जेआरएफ, तमाम तरह की परीक्षाओं के बावजूद भी विद्यार्थी निराशा की कड़ियों से जूझ रहा है। उस समय पर तो नेट जेआरएफ था ही नहीं फादर कामिल बुल्के के समय में, लेकिन अयोग्य अनुसंधानकर्ताओं का निवारण, अयोग्य जो शोध के लायक हो उन्हीं को शोध में प्रवेश दिया जाए, ऐसा डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का कहना है। फिर वे कहते हैं कि मतलब सरकार की पॉलिसी ऐसी है, सरकार की ऐसी नीति है कि अयोग्य व्यक्तियों को रोका भी नहीं जा सकता है, और बहुत कुछ उन्होंने ये कहा कि छात्र पर भी यह निर्भर करता है कि छात्र अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है या नहीं है, और विश्वविद्यालय शोध निर्देशक और डीन या विभागाध्यक्ष जो भी हैं समय समय पर इनकी शोध प्रवृत्तियों का मुआयना करते रहे। अगर इनकी शोध प्रवृत्तियों का मुआयना होगा तो विद्यार्थी भली प्रकार अपने शोध कार्य में संलग्न होगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन 1.5 साल या 2 साल या 3 साल आपको प्रवेश दिए हो गया या 1 साल हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब सारे शोध निर्देशक और शोध छात्र एक जगह इकट्ठा हों और अपनी अपनी समस्याओं को रखें और उन समस्याओं को सार्वजनिक रूप में समाधान किया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बात जितनी विद्यार्थी के लिए लागू होती है उतनी शोध निर्देशक के लिए भी लागू होती है। इसलिए केवल शोध निर्देशक या शोध छात्र को दोष देना अच्छा नहीं है। ये बात फादर कामिल बुल्के एक शोध संगोष्ठी में रखी थी और उन्होंने कहा था कि कोई भी शोध हो, सामान्य शोध हो, तुलनात्मक शोध हो, अंतर अनुशासनिक शोध हो, किसी भी विषय से संबंधित शोध हो, भाषागत शोध हो, लेकिन इन शोध कार्यों के लिए शोध छात्र की निष्ठा, शोध निर्देशक की पारदर्शिता और विश्वविद्यालय प्रशासन की पारदर्शिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। आप देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात, क्योंकि फादर कामिल बुल्के यहीं से पढ़े थे, पीएचडी किया था उन्होंने धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में, और आप जानते हैं राम कथा पर उनका बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य है। आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, न पढ़ने की इच्छा हो तो कोई दबाव भी नहीं है। एक शोध प्रबंध फादर कामिल बुल्के का है। उस शोध प्रबंध की प्रासंगिकता जितनी उस समय थी उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि अगर राम काव्य पर जब बात की हो जाती है तो यह कहा जाता है कि फादर कामिल बुल्के की किताब अवश्य देखी जानी चाहिए, उसका अध्ययन अवलोकन अवश्य किया जाना चाहिए। दूसरी स्थिति यह है कि फादर कामिल बुल्के इस बात से भली प्रकार सहमत भी है कि कुछ कमियां शोध छात्र में अगर है तो शोध निर्देशक उन कमियों को ठीक करे। अब आप देखिए कि हम आपकी कितनी कमियां ठीक करते हैं आप भली प्रकार, या भारत के सभी विश्वविद्यालयों की बात मैं कर रहा हूं, तो ये नहीं कि विश्वविद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा। यानी
कहीं ज्यादा जवाबदार हम हैं। अगर हम अपनी स्थितियों को, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को थोड़ा सीमित करें और शोध छात्रों के बीच सतत हम संवाद स्थापित करें। शोध छात्र किसी के निर्देशन का हो, लेकिन एक शोध निर्देशक की हैसियत से मेरी या सभी शोध निर्देशकों की जवाबदारी होती है कि वे शोध छात्र की समस्याओं को समझें और विषय को आस्वाद मूलक बनाएं। विषय को पढ़ने के लिए विद्यार्थी भी उत्सुक हो, उसके सेमिनार आयोजित हो, उस पर परिचर्चा हो। लेकिन ये सारी की सारी बातें केवल आदर्श की बातें रह गई हैं। जन सामान्य के बीच इस तरह की अवधारणा आज तक विकसित नहीं हो पाई। आगे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी मैं कुछ कह नहीं सकता। फादर कामिल गुल के विदेशी होने के बावजूद भी हिंदी के प्रति और राम के प्रति उनका मोह अलग प्रकार का है। हालांकि एके रामानुजम का नाम सुना होगा। 300 रामायण, उन्होंने 300 रामायण की बात की है। अगर कभी आपको समय मिले तो इस किताब को अवश्य पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो राम के विभिन्न रूप आपको 300 रामायण में मिलेंगे, क्योंकि हर जगह राम का चरित्र अलग अलग संदर्भ और उसके आधार पर रेखांकित किया गया है, लिखा गया है। इसलिए जब आप शोध करें तो इसका भी ध्यान रखें। जो लोग राम से संबंधित शोध कर रहे हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इसी के ठीक विपरीत गोपीनाथ तिवारी, नाम आपने सुना होगा, वे कहते हैं कि शोधकर्ताओं की बाढ़ सी आ गई, फ्लड आ गया है। शोध निर्देशक शोध छात्र पर ध्यान ही नहीं देता है, और ध्यान न देने के साथ उनका ये भी कहना है कि चाहे तुलनात्मक शोध हो या सामान्य शोध हो या मतलब अनुशासनिक शोध हो, हर शोध निर्देशक शोध छात्रों से अपने घरेलू काम कराते हैं। अब आप देखिए, यदि ये बात जो आज धीरे धीरे बढ़ गई है, बहुत पहले गोपीनाथ तिवारी ने इस बात को रेखांकित किया था। वे बात फिर कहते हैं, पीएचडी कर लेने के बाद, आप देखिए उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं फादर का, पीएचडी कर लेने के बाद विद्यार्थी के मन में भ्रम और संशय बना रहता है कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। जो लोग अपने शोध निर्देशक या विभाग या अध्यक्ष के निर्देशानुसार उन्हीं पर आश्रित हो जाते हैं, कई बार उनका मोहभंग भी हुआ। इसलिए अंतरशासनिक या कोई भी शोध करते समय पहले आप सुनिश्चित कर लें कि हम ज्ञान के लिए शोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह सुनिश्चित कर लें कि शोध निर्देशक से हमें नौकरी नहीं लेनी है, हमें अपने बलबूते और ज्ञान पर नौकरी लेनी है। अगर ये चीजें विद्यार्थी के मन में विकसित हो जाए और विद्यार्थी हर 6 महीने में अपनी शोध रिपोर्ट प्रगति या एक अध्याय लिख करके अपने शोध निर्देशक को देता रहे, तो मैं समझता हूं कोई शोध निर्देशक किसी भी शोध छात्र का शोषण नहीं करता है। ऐसे गोपीनाथ तिवारी बाद में कहते, ऐसे शोध प्रबंध लिखे गए हैं जिनका हिंदी से या किसी भारतीय भाषा से या किसी भी विद्या से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी ऐसे शोध टॉपिक आ जाते हैं, शोध विषय आ जाते हैं कि मतलब बस डिग्री के लिए। यानी शोध कमेटी जो है, शोध समिति जो है, ऐसे प्रासंगिक जनून विषयों पर शोध कराना चाहिए जिसकी उपयोगिता, जिसकी गुणवत्ता भविष्य में
चाहिए, परिलक्षित ऐसे विषयों पर शोध नहीं कराना चाहिए जिसकी गुणवत्ता भविष्य में सुनिश्चित ना हो। इसलिए कई बार यह देखा जाता है कि शोध करते समय विद्यार्थी आलोचना पद्धति का उपयोग करता है, समीक्षात्मक टिप्पणियां कर देता है। शोध की अपनी मर्यादा है। शोध में जो मान्यता है उस मान्यता को संतुष्ट करने के लिए, पुष्टि प्रदान करने के लिए आपको संदर्भ लेना होगा, और वह संदर्भ भी पहली आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति, तीसरी आवृत्ति, चौथी आवृत्ति वगैरह सब बाकायदे लिखना चाहिए, पृष्ठ नंबर भी लिखना चाहिए। उनका कहना है कि कई बार छात्र जो शोध संदर्भ देते हैं, ये संदर्भ शोध संदर्भ का शोध संदर्भ दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति ने संस्कृत आलोचना पढ़ी है, सुनिए, और पहले संस्करण की पढ़ी, लेकिन संस्कृत आलोचना का जब अद्यतन जो संस्करण है, दोनों के पेज नंबर अलग, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि पहले छपाई अलग थी, आज की छपाई अलग है। फोल्ड पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में शोध छात्र मौलिक शोध करने के लिए स्रोत सामग्री को भली प्रकार संचित करे, एकत्रित करे, उसके कार्ड बनाए, और उसके मन में यह धारणा पुष्ट होनी चाहिए कि शोध के साथ आलोचना का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आलोचना ही शोध है, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो शोध संदर्भ होते हैं, तथ्य होते हैं, विचार होते हैं, उनके तमाम प्रकार के भ्रम, और भ्रम इसीलिए होते हैं जो संदर्भ अभिव्यक्त किए गए हैं, लिखे गए हैं, प्रविष्ट किए गए हैं, उन संदर्भों के प्रतिपृष्ठ जो है उनके संदर्भ से नहीं। मित्रों, शोध एक पवित्र ज्ञानार्जन है। इस पवित्र ज्ञानार्जन को, ज्ञान परंपरा को आपको आगे ले जाना है, और आगे ले जाने के लिए आवश्यकता है ईमानदारी, शोध ईमानदारी, और यह शोध ईमानदारी तभी पाएगी जब आप अध्ययन करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि शुक्ला जी को कुछ खिला पिला दीजिए और शुक्ला जी आपको डिग्री दे देंगे, वैसे आप देखिए जो शोध की ईमानदारी है, विद्यार्थी की जो प्रतिबद्धता है, वह टिक जाती है। ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बच्चन सिंह भी इस बात से लेकर काफी चिंतित दिखाई पड़ते हैं। वे कहते हैं शुरुआती दौर में जो हिंदी में शोध प्रबंध लिखे गए काफी संतोषजनक है। इसमें पीताम्बर दत्त बड़कवाल का नाम लिया, सीताराम चतुर्वेदी का नाम लिया, ललिता प्रसाद शुक्ल का नाम लिया, लेकिन परवर्ती जो शोध हुआ, शोध कर लेकर के वो काफी दुखी है। आप देखिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर विद्यार्थी की इच्छा न हो तो भी शोध निर्देशक उसके मत्थे पर शोध विषय जड़ देता है, थोप देता है। कैसे थोप देता है? जैसे मोर की जो पूंछ है, जो मोर का पंख है, मोर में अच्छा लगता है, इसमें अच्छा लगता है, मोर के पीठ पर अच्छा लगता है मोर का पंख। लेकिन अगर वही पंख आप सर्प के पीठ पर जड़ देंगे तो क्या सर्प मोर बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यानी
सर्प कुक्ष से जुड़े, यानी जैसे सर्प और मोर में आप जानते हैं सर्प मोर को मार डालता है, सॉरी मोर जो है सर्प को मार डालता है। आज अगर आपने ध्यान दिया होगा शोध निर्देशक और शोध छात्र के बीच सामंजस्य रह पाता है या नहीं रह पाता। तमाम चेले चपाड़ियों को देखिए, मतलब नियुक्त हो जाने के बाद गुरुओं की ऐसी बुराई करते हैं कि अब आपको क्या बताएं, जब तक शोध करेंगे तब तक कुछ नहीं खुलेंगे। इसीलिए बच्चन सिंह ने कहा, हाय रे मयूर बाल पुच्छ से जुड़े। मयूर के बाल मयूर के किससे जुड़ गए? ब्याल माने सर्प से जुड़ गए। जैसे सर्प और मयूर का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी तरह से शोध छात्र शोध, क्योंकि गुरु जो है कैसा है, कुंभकार जैसा होता है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, कुंभकार का काम अगर आप करने जाएंगे तो शोध छात्र आपको गालियां देंगे। दिक्कत इस बात की, कोई भी शोध छात्र जो है अपनी बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं, वो अपने आप को ज्ञानी समझता है। वे यहाँ तक कहते हैं बच्चन सिंह, अगर हिंदी का शोध कार्य इसी तरह से होता रहा तो आने वाले समय में हिंदी की विश्वसनीयता कहीं न कहीं डिग्रेड हो जाएगी। ये बात उन्होंने क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदी का जो विद्यार्थी है, हिंदी के निर्देशक हैं, वे इधर उधर से लेकर के भानुमति का कुनबा जोड़ लेते हैं। ये तुलनात्मक शोध में भी है, ये प्रशासनिक शोध में भी है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो शोध का मास प्रोडक्शन हो रहा है उसको रोका जाए। अब मास प्रोडक्शन को कैसे आप रोकेंगे, इसके क्या पैमाने हैं बताइए? उन्होंने कह तो दिया और आगे जाकर कहा कि प्रौढ़ता का, इसीलिए शोध प्रौढ़ता का जो स्तर है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और आगे तो बच्चन सिंह ने यहां तक कह दिया कि विश्वविद्यालय डॉक्टर पैदा करने के कारखाने हो गए हैं। कल 16 तारीख थी, एक विश्वविद्यालय में परीक्षक महोदय आए थे। परीक्षक महोदय इतने भले आदमी थे, उनको मटन बिरयानी और शराब चाहिए था। तो जब से चले थे तब से लेकर गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस में जब तक रहे, जब तक वाइफा संपन्न नहीं हुआ तब तक उनको मटन बिरयानी और शराब पिलाई गई। डिग्री दे दिया। अब डिग्री देने के बाद फिर जो है, जब आज सुबह वो निकले तो हमने कहा भाई क्या हाल है? कह रहे शुक्ला जी क्या बताएं, जो मजा कल परसों 2 दिन था वो मजा आज नहीं। यानी ये जो शोध निर्देशक का दलितापन है, तो शोध निर्देशक अपने स्तर से पदच्युत हो गए हैं। ये बात बच्चन सिंह ने भी रखी है और ये बात आप सब जानते हैं। इसलिए ये हम मत सोचिए कि शोध का स्तर जो गिरा है उसमें आप जवाबदार, बल्कि आपसे कहीं ज्यादा हम जवाबदार हैं। कुछ लोग शौकिया बस शोध, कुछ लोग सोचते हैं कि और विषयों में शोध करने के बजाय हिंदी में शोध करने के डॉक्टर, तमाम आईएएस, तमाम आईपीएस, जो आईएएस और आईपीएस हो जाते हैं, तमाम अध्यापक क्या करते हैं, उनका शोध लिख देते हैं कि किस से काम करें। ये भी ऐसा नहीं कि कमियां आई है। और जैसे ही शोध छात्र इन कमियों से परिचित होता है, वैसे ही शोध निर्देशक की नब्ज पकड़ता है और पकड़ लेने के
के बाद वह शोध निर्देशक की इच्छाओं की प्रतिपूर्ति करते हुए शोध की डिग्री हासिल कर लेता है। अब आप सोचिए, इसलिए ये जो चक्रा का गति है, इस गति को कैसे रोका जाए, इस बात को लेकर बच्चन दुखी हैं और उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, हालांकि ऐसा नहीं है कि देखिए जिन लोगों का मैंने आपके सामने जिक्र लेकर के बात कर रहा हूँ, अगर आप देखने जाएंगे एक कुशल शोध निर्देशक वे भी नहीं रहे, वे भी संबंधों का निर्वाह करते हुए कहीं कुछ शोध के क्षेत्र में गड़बड़ तो किया ही है, क्योंकि किसी का बेटा आ गया, किसी का बहू आ गया, कुछ भी आ गया, वहां शोध छात्र शोध निर्देशक समझौता कर लेते हैं और इस बात को शोध छात्र भली प्रकार जानते हैं। वे कहते हैं कि शोध निर्देशक, शोध छात्र, अनुसंधेय, ये सब क्या है? एक त्रिकोण, और इन त्रिकोण का ये जब त्रिकोण मिलेंगे तभी एक त्रिकोण बनेगा, लेकिन तीन के तीन ध्रुवांत हैं। ऐसी पोजीशन में सकारात्मक या सृजनात्मक सोच, चाहे अंतर अनुशासनिक हो, चाहे सामान्य हो या तुलनात्मक हो, कर पाना बड़ा मुश्किल है। शोध छात्र जब शोध की दिशा में आगे बढ़ता है तो वह शोध विषय के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखता है जितनी जानकारी वह है अपने शोध निर्देशक या शोध निर्देशक की पत्नी या बच्चे या इनकी जानकारी रखता है। किसका कब बर्थडे आ रहा है, क्या आ रहा है, किसको क्या गिफ्ट देना है, किसको क्या प्रिय है। ये बात बच्चन सिंह बड़ी ईमानदारी के साथ, और इसीलिए मैं आपको रेफरेंसों के साथ कोट कर रहा हूं। और देखा जाता है उसी कमजोर नब्ज को पकड़कर शोध छात्र भी नैया को पार कर जाता है। तो भारत में संसाधनों की कमी नहीं, पत्र पत्रिकाओं की कमी नहीं, लेकिन जिस तरह से शोध निर्देशक का स्तर गिरा है, इस स्तर को लेकर के पूर्ववर्ती जो शोध निर्देशक हैं वो भी चिंतित दिखाई देते हैं। आजकल के शोध निर्देशक, इनके पास तो नाक है ही नहीं, इनके पास नाक न हो उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वे अपने को 30 मार्खा समझते हैं, इसलिए चाहे स्रोत भाषा हो या लक्ष्य भाषा हो या भाषा पर आपका कमांड हो, तुलनात्मक अध्ययन हो और पूर्वापर प्रसंगों के आधार पर शोध की प्रस्तुति अच्छी शैली आपके पास हो और नया अर्थगठन हो, अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ एक नई दशा और दिशा मिलेगी, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। यानी पुराने आचार्यों ने जो चिंता जताई थी वही चिंता आज मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं उन लोगों का नाम लेकर आपके साथ, आप कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि शुक्ला जी ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको वो करना हो तो एक पूरी शोध विशेषांक ही है, आप देखिए विशेषांक में इन विद्वानों के मत हैं और इन्होंने अंतर अनुशासनिक शोध, तुलनात्मक शोध या सामान्य शोध या कोई भी शोध है, उस शोध के पीछे शोध निर्देशक को ज़्यादा जवाबदार बताया गया है, शोध छात्र तो एक बहाना मात्र। और ये बात बिल्कुल सही है, ये बात मैं आज तो देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मतलब हम शोध निर्देश, शोध छात्र की बात को या शोध छात्र की शोध दृष्टि को हम दबा देते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा शोध छात्र पर थोप देते हैं। अगर गलत हो तो आप बताइएगा। चलिए इनकी बात खत्म करके अब हम थोड़ी बात करेंगे जगदीश जो यहाँ के अध्यक्ष थे और नई कविता के प्रोधा थे, नई कविता का आंदोलन चलाया था, अगर आपको ध्यान हो
गीता के 8 अंग भी निकले थे। कभी अगर आवश्यकता हो देखना चाहें तो आप देखें, नहीं तो आप लोग को खुद कभी हैं, आप नई कविताएं लिखिए। भारतीय भाषाओं में जो सापेक्षता की धारणा है, भारतीय भाषाओं के बीच या वैश्विक भाषाओं के बीच जो मनोवैज्ञानिकता है, जो संवेदनात्मक बिंदु हैं, वे संवेदनात्मक बिंदु तकरीबन मिलते हैं। इसलिए इनका कहना है कि तुलनात्मक या अंतर अनुशासन शोध ही अच्छा शोध माना जगदीश गुप्त कहते हैं। और जगदीश गुप्त ने, आपने ध्यान दिया होगा, ब्रज भाषा और गुजराती कृष्ण काव्य पढ़ना। अभी अगर आपको समय मिले तो उस शोध प्रबंध को आप पढ़िए। लेकिन देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद जैसे जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी और विश्वविद्यालयों की स्थापना होने के साथ जो मानक निश्चित किए गए थे, उन मानकों पर न तो शोध निदेशक पहुंचा और न तो शोध छात्र। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से भी देश के लिए तमाम खामियां भोगनी पड़ी और शोध के क्षेत्र में राजनीतिक दखलंदाजी भी बढ़ी। लोग जब गुजरात में थे तो हमें ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब यहाँ इलाहाबाद में आए और इलाहाबाद में आने के बाद देखा कि मतलब शोध में प्रवेश लेने के लिए मिनिस्टर से लेकर कमिश्नर से लेकर कितने लोग दबाव डालते। गुजरात वगैरह में चीजें नहीं है यार, मतलब जिसकी इच्छा हो वही शोध, कहीं का भी हो। अभी आप देखिए, अभी गुजरात में अब इसी लॉकडाउन के दरमियान ऑनलाइन 8-10 लोगों का एडमिशन ऑनलाइन हुआ, फीस भी ऑनलाइन हुई, लेकिन ये इलाहाबाद में संभव नहीं है। गुजरात सरकार ये भी करती है कि अगर जो छात्र कर रहा है, चाहे अपने यहाँ का हो या देश का हो या देश के बाहर का हो, अगर शोध कर रहा है तो हर महीने 15,000 रुपया का तैयार नहीं 15,000 गुजरात सरकार। लेकिन अगर यूपी में लागू हो जाए तो हर आदमी यहाँ पीएचडी करे तो सरकार तो कंगाल हो जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी? कंगाल हो जाएगी। यानी एक देश है गुजरात जो शोध को बढ़ावा देने के लिए, चाहे अपने प्रदेश का हो या दूसरे देश का हो या देश के बाहर का, उसे 15,000 रुपया महीना 2 साल प्लस हर वर्ष 20-20,000 यानी तो 4 लाख रुपया आपको। यानी शोध के स्तर को सुधारने के लिए आर्थिक सुनियोजन के साथ ही साथ नौकरी की, जो व्यक्ति क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता हासिल किया है उस क्षेत्र विशेष की उसे नौकरी दी जाए। अगर इसकी भी पुष्टि होगी तो आप समझिए शोध कार्य उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। जगदीश गुप्त बताते हैं, लिखते हैं, मैं अपने गुरु धीरेन्द्र वर्मा से 1947 में मिलने गया। उनसे कहा, उन्होंने साफ कहा, उन्हीं के शब्द हैं, उन्होंने साफ कहा भाई ऐसा है, केवल हिंदी में शोध करना अच्छा नहीं, हिंदी के साथ किसी दूसरी भारतीय भाषा का अंतर अनुशासनिक तुलनात्मक शोध करना। कहते हैं कि मैं उस समय तक बंगला, मराठी और गुजराती के भी निश्चय न कर सका था, क्योंकि यहाँ इस डिपार्टमेंट का नाम भारतीय भाषा विभाग है, तमाम लोग रहते थे। अब उनके सामने आई समस्या, कैसे मैं तुलनात्मक विषय चुनूं। डॉक्टर वर्मा ने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सहजता के साथ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी अभिरुचि गुजराती के प्रति है तो तुम ऐसा करो, गुजराती और ब्रज भाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन करो।
करो, यह ज्यादा हितकर हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें गुजरात का प्रवास करना पड़ेगा, वहाँ के कृष्ण भक्त कवियों पढ़ना पड़ेगा, सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी, कार्ड बनाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पता चलेगा कि जो भक्त की अवधारणा, कृष्ण काव्य की अवधारणा हिंदी प्रदेश में है, क्या उसका वही स्वरूप गुजराती में है या उससे बदला। और उस समय अन्य विश्वविद्यालय में कोई ऐसा कार्य हो भी नहीं रहा, लेकिन चूंकि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की इच्छा थी, इसलिए बड़े संकोच के साथ मैंने वो कार्य अब स्वीकार किया। लेकिन शोध यात्रा के समय पर यूपीसी द्वारा कोई मानदेय, कोई फेलोशिप मिलती नहीं थी। वे लिखते हैं कि मैं शोध यात्रा की व्यय साध्यता ने मुझे कहीं न कहीं घायल कर दिया। प्रकारेण हम जब शोध यात्रा पर निकले, शोध यात्रा पर निकलने के बाद गुजराती के कृष्ण भक्त कवियों से मिले या उनकी रचनाओं से जैसे जैसे परिचित होते गए, तब मुझे लगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने एक सही दिशा निर्देश किया है, जिसके आधार पर हम अंतर अनुशासनिक तुलनात्मक शोध की करते हैं। ये कहते हैं कि हम चैप्टर लिखते गए, चैप्टर और चैप्टर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को देते गए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की एक किताब है ग्रामीण हिंदी, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और जैसे ही मैं उनको कच्चा प्रबंध दिया, वे बिलोकते रह गए, पढ़ते रह गए। उनकी नजरों से मुझे पता चला कि हमने जो शोध कार्य किया है वह शोध कार्य कैसा है, सार्थक। मेरा श्रम उसी से सार्थक हो। धीरेन्द्र वर्मा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन धीरेन्द्र वर्मा चैप्टर पर चैप्टर, अध्याय पर अध्याय पलटते और पढ़ते गए, और ये मौन शांत पूर्वक उनके ड्राइंग रूम में बैठे रहे, और उनकी दृष्टि विशेष के आधार पर उन्हें पता चल जाता है यह शोध के सर्वप्रथम संदर्भ के अद्वितीय महत्व को किसी अन्य रीत से भी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त शोध निर्देशक के रूप में इस दिशा में मेरा जो भी अनुभव है वह अभी पूर्ण कार्य का न हो, अपूर्ण कार्य। उन्होंने अपने गुरु धीरेन्द्र वर्मा के प्रति संतोष जताया कि हमारी आंखें खोल दी, लेकिन उन्होंने अपने शोध निर्देशक के रूप में कहा कि मुझे कोई ऐसा शोध छात्र नहीं मिला जिससे मैं संतुष्ट हूं। अतएव उसके आधार पर कुछ न करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए अगर शोध निर्देशक के रूप में मेरी अभिरुचि नहीं है तो पहली बात हमें व्यवसाय नहीं चुनना चाहिए। अगर हम व्यवसाय चुने हैं तो योग्य जिज्ञासु शोध छात्र का चयन करें, उससे पारस्परिक बात करके शोध विषय निर्धारित करें और शोध की एक नई दिशा विकसित करें। वे आगे कहते हैं कि तुलनात्मक शोध या अंतर अनुशासनिक शोध से जो ख्याति हमें मिली उसे आज कुछ लोग निरर्थक भी समझते हैं। ऐसे लोगों की धारणा को दूर कर पाना बड़ा मुश्किल। वे कहते हैं कि मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि व्यक्ति विशेष को केवल एक ही नहीं अनेक भाषाओं को सीखना चाहिए। उससे राष्ट्रीय संप्रभुता
और हिंदी की व्याप्ति बढ़ेगी। अंतर अनुशासनिक शोध होने से जो भाषाई कट्टरता है वह भाषाई कट्टरता भी, भाषाई कट्टरता जानते हैं ना, ये दक्षिण में आप जाइए तो वहाँ हिंदी जानते हुए हिंदी नहीं हो रही। आज भी देश के 73-74 वर्षों के बाद आज भी यही है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी में जो शोध कार्य हों वे शोध कार्य सामान्य तौर पर अंतर अनुशासनिक तुलनात्मक शोध कार्य हों, और इस तुलनात्मक शोध कार्य होने से सांस्कृतिक धार्मिक जो चेतना है उस चेतना को नया आयाम, संवेदना को एक नई दृष्टि, सोचने की दृष्टि विकसित होगी। और इस शोध यात्रा के दौरान शोध निर्देशकों के तमाम प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त। ये बात डॉक्टर जगदीश गुप्त अपने शोध विशेषांक में रखते हैं, शोध संगोष्ठी में रखते हैं। वो विशेषांक भी छपा और वो कहीं न कहीं हमारे लिए दिशा निर्देश कर रहा है। मित्रों, शोध की जो प्रक्रिया है, शोध के जो स्टेप हैं, या कोई भी कार्य आप करें, सबसे बड़ी बात है समझदारी और ईमानदारी। ये चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे सामाजिक विज्ञान में शोध करें, चाहे विज्ञान में शोध करें, चाहे सोशल साइंस में शोध करें, चाहे मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग साइंस में, किसी भी साइंस में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्लेजियम क्यों विकसित करना पड़ा, और क्या इसके विकसित हो जाने से क्या नकल नहीं हो रहा है? कुछ बच्चे कहते हैं अरे साहब शब्दावलियां बदल दो, बस ये नलनी वाला तैयार कर देता है, यही कहीं तो बताते हैं। चिंता का विषय है। इसलिए मात्र हम लोग बात करते हैं और उपदेश कुशल बहुतेरे की बात करते हैं, लेकिन हम खुद न सुधरे हैं न सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। इस अंतर अनुशासनिक शोध की प्रक्रियाओं को ईमानदारी पूर्वक, तटस्थता पूर्वक अगर हम लागू करें तो हम समझते हैं कि उससे हिंदी का ही विकास होगा, हिंदी की तमाम अभिवृद्धि होगी। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। अब आप बोलिए। पूनम जी स्थिति परिच्छेद में लिखते हैं कि अमरकोश, सूरसागर, रामचरितमानस तमाम ग्रंथों को नहीं पढ़ते, आप उसे पढ़िए। उस किताब की चर्चा तक नहीं होती। मैं आपको, और ये बात आपकी सही है कि रामचरितमानस ने हिंदुस्तान का बहुत नुकसान किया। आप अगर देखिए, आस्था और भक्ति होना अलग बात है, लेकिन राम कथा के नाम पर पूंजी एकत्रित करना, आप समझिए, एक रियासत इकट्ठी करना, खड़ी कर लेना कथावाचक के रूप में, ऐसा तो तुलसी भी नहीं सोचा था, ऐसा तो वाल्मीकि ने भी नहीं सोचा था। बताइए, आज राम कथा करने वाले कितने अरबपति और करोड़पति होते हैं, आप क्या बताइए। उस किताब को जरूर पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश का तृतीय परिच्छेद आप देखेंगे, उसमें सूरसागर को लिखा। लेकिन बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जब गोस्वामी तुलसीदास पर जॉर्ज गियर्सन लेख लिखते हैं, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल पढ़ते हैं और फिर रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास किताब लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास किताब पढ़ी होगी जी सर, आप जरूर पढ़िए। और फिर इतना ही नहीं, रामचंद्र शुक्ल के यहाँ सर्वश्रेष्ठ जो कवि ठहरते हैं तुलसीदास, तुलसीदास के बाद सूरदास, सूरदास के बाद जयसिंह। जबकि सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय परिच्छेद में सूरसागर और रामचरितमानस दोनों न पढ़ने की हिदायत। देखिए, शुद्ध भक्त कोई भी हो उसके पक्ष में मैं हूं, लेकिन भक्ति के एवज में, भक्ति के ओट में रियासत खड़ी कर ली जाए या लोगों का भावात्मक शोषण किया जाए, इमोशनल,
इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाए, मैं इसके पक्ष में। अभी आज की ही खबर है कि योगी महाराज कह रहे हैं कि ममता ने काली की पूजा शुरू कर दी, राहुल ने राम की शुरू कर दी, यही नया भारत है, ये इनका प्रभाव है, ऐसा। उनके उनके अपने स्टेटमेंट हैं, राजनीतिक स्टेटमेंट हैं। उस देखिए, कोई किसी की पूजा वो उसकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, समझ गए ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी का भावात्मक शोषण नहीं, भावात्मक शोषण नहीं करना चाहिए। और हिंदुस्तान में क्या हुआ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आप समझ। उनका तो अपना है कि वहाँ की चुनाव प्रक्रिया है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का तृतीय परिच्छेद आप पढ़िए, आप देखिए। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में जॉर्ज लियरसन ने जो लिखा है तुलसीदास में, उसको पढ़िए। और फिर रामचंद्र शुक्ल उसके बाद आते हैं, आप समझिए। मतलब ये बड़ा कंट्राडिक्शंस है, आपको मैं क्या बताऊं, ये आप समझिए। और इस चीज को कोई भी न दलित समझ पा रहे हैं, आदिवासी समझ पा रहे हैं, कोई भी नहीं समझ पा रहा है। ये धार्मिक व्यामोह जो है लोग को ग्रसित करता जा रहा है, शोषण के नए नए आयाम जो है रियासतीगण के मार्फत थोपे जा रहे हैं। आप देखिए, तब जगह जगह आश्रम बनते जा रहे हैं साधु सन्यासी। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सब राम भक्त, प्रयाग में राम भक्त ही रहते हैं। राम राम कहना पराया माल अपना वाली बात है यहाँ, ये बड़ी दिक्कतपूर्ण है। राम का जो लोग मंगलकारी स्वरूप है उसे मैं प्रणाम करता हूँ, उसे सभी, लेकिन राम के नाम पर लोगों को चूना लगाया जाए कि भावात्मक शोषण हो, इसके पक्ष में। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़िए, ध्यान से तृतीय परिच्छेद तो आपको तमाम चीजें खुल के आएंगी। अब रखा जाए, किसी के मन में कोई शंका है भाई,